हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू एड्यू हिंदी क्लासेस विद योर अंजुश्री मैम। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि एड्यू हिंदी चैनल पर मैं ऑल बोर्ड्स 9, 10, 11, 12 हिंदी सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ और उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 से सहपाठी सत्यजीत राय द्वारा लिखित कहानी लेकर आई हूँ। और कहानी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। दो दोस्तों के ऊपर लिखी हुई है, किस तरीके से परिस्थितियों में दो दोस्त, एक आगे निकल जाता है और एक बहुत पीछे रह जाता है, उसी की पृष्ठभूमि को रखते हुए ये कहानी लिखी गई है। और हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। और कहानी मैं इतनी जल्दी लेकर आ गई हूँ और प्रश्नोत्तरी पे मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और मैंने वीडियो थोड़ा अपलोड करने में लेट कर दिया है, तो मैं प्रश्नोत्तरी और एक्सप्लेनेशन का वीडियो एक साथ में ही डाल रही हूँ। तो आप बिल्कुल आलस ना करें, दोनों वीडियो को कंबाइन करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो थोड़ा आराम से, शांति से, धैर्य बना के रखें, पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो वॉच करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर गेन करेंगे, एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो शुरू करते हैं सत्यजीत राय द्वारा लिखित कहानी सहपाठी। तो प्लीज शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सत्यजीत राय जी का जन्म 2 मई 1921 को पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में हुआ था। सत्यजीत राय जी अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। सत्यजीत राय जी सिर्फ 3 वर्ष के थे जब उनके पिता श्री सुकुमार राय जी का निधन हो गया। इस घटना के बाद उनकी माता सुप्रभा राय जी ने उनका बड़ी मुश्किल से पालन पोषण किया था। उनकी माँ रविंद्र संगीत की मंजी हुई गायिका थी। उनके दादाजी उपेंद्र किशोर रे एक लेखक एवं चित्रकार थे और उनके पिताजी भी बांग्ला में बच्चों को रोचक कविताएं लिखवाते थे। सत्यजीत राय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए करने के उपरांत शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया, जहां चित्रकार नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखर्जी का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि सन 1942 में उन्होंने पाठ्यक्रम छोड़ दिया तथा उनके ऊपर वहां बिताए दिनों का काफी प्रभाव रहा। बंगला कथा साहित्य पर भी रे का काफी प्रभाव पड़ा। बाल कथा साहित्य के साथ अपनी फिल्मी जीवन के अनुभवों पर उन्होंने जो रचनाएं प्रस्तुत की, उससे उनके विविधमुखी व्यक्तित्व का पता चलता है। इन्होंने फिल्मी पटकथा के लिए भी कहानियां लिखी थी। काफ़ी सुप्रसिद्ध लेखक रहे हैं ये सत्यजीत राय जी। प्रमुख रचनाएं फेलुदा, एकेर पीठे दुई, जखन छोटो जिलाम, विश्व चलचित्र, एकई बोले शूटिंग, आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स आदि। पुरस्कार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न। और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। तो कहानी लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। कहानी शुरू कुछ इस तरीके से होती है कि सुबह के 9:15 बजे हैं। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फोन। अब अभी कौन फोन कर सकता है भला। मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा। ये वही दोस्त है जो जिंदगी के संघर्षों में आगे निकल गया, क्योंकि ये पैसे वाले घर का था, ये आगे निकल गया। अब इसके पास एक कॉल आता है। अब ये भी चौंक जाता है कि कॉल किसका है, सुबह सुबह ऑफिस जाना, अब कॉल किसका आ गया इस समय। मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त तुम्हारा फोन सुनकर स्वभावतः मोहित की त्योरियां चढ़ गई, भौहें चढ़ गई। अरुणा ने बताया, अरुणा मोहित की पत्नी, वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में? अच्छा, नाम बताओ। उसने कहा कि जय नाम बताने पर ही वह समझ जाएगा। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे। अगर वह बड़े ध्यान से सोचे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है, इसके साथ उनका चेहरा भी। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है, मतलब उसे जयदेव का चेहरा याद था जिसका कॉल आया है। लेकिन वह क्लास
का सबसे अच्छे लड़कों में था। गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में अव्वल, कभी कभी वह ताश खेल के भी दिखाया करता था। हाँ, कैसेम्बियांका की आवृत्ति में उसने कई पदक भी जीते थे। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे उस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं हो रहा था। इतने साल बीत गए और अब बीच में कभी मेल मुलाकात भी नहीं हुई, तो सभी कुछ मेमोरी जो धुंधली हो जाती है थोड़ी, तो उसे कुछ इतना उससे लगाव नहीं रहा था। खैर, मोहित ने फोन का रिसीवर पकड़ा। हेलो, कौन? मोहित, मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वही तुम्हारा जयदेव घोष, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। भाई, अब आवाज से तो पहचान नहीं रहा हूँ, चेहरा जरूर याद है। बात क्या है? तुम तो बड़े अफसर हो गए हो भाई, मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा, यही बहुत है। अरे यह सब छोड़ो, बताओ बात क्या है? बस यूं ही थोड़ी जरूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। कब? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी ही हो तो अच्छा है। तो फिर आज ही मिलो। मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आ सकोगे? क्यों नहीं, जरूर आऊँगा। अच्छा, तो धन्यवाद, तभी सारी बातें होंगी। अभी हाल ही में खरीदी गई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की। अब ये सारी बातें हो गई तो अब दिमाग में वो बात में, जहन में तो बात आई जाती है। अब वो अपनी गाड़ी में बैठा ऑफिस जाने के लिए। कौन सी रंग की गाड़ी में? आसमानी रंग की गाड़ी में। और वो स्कूल की बातें याद करने लगा, उससे रिलेटेड सारी बातें उसको याद आने लगी। हेडमास्टर गिरिंद्र सुर की पैनी नज़र और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन भी सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे दिन थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में ही प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों का बारी बारी कब्जा रहता था। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव घोष एक ही साथ पढ़ते थे, कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था, जयदेव राइट आउट। अब मोहित को जान पड़ता था कि ये दोस्ती आज की नहीं, युगों की है, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहित का दाखिला अच्छे से कॉलेज में हो गया था और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव किसी दूसरे शहर किसी कॉलेज में भर्ती हो गया था। दरअसल उसके पिताजी की नौकरी बदलने वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस किया ही नहीं। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली थी। बाद में वह दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो गया जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो गई। मोहित अपनी दूसरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक और सबसे अच्छे दोस्तों में उसका एक ही सहकर्मी भी है। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्त है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिस से 30 सालों से मुलाकात नहीं हुई, उसकी यादों ने अपनी काफ़ी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी यादों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया कि भाई उसकी याद अभी भी मेरे उसके जहन में बनी हुई है। ठीक है। दफ्तर का काम निपटा कर मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातें भी भूल चुका था। उसे इस बात का याद आई तब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसने हाथों में एक पुर्जा बताया कि यह किसी लेखन पुस्तिका में से फाड़ा गया है पन्ना, मोड़ा हुआ है। इस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है, जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। रेडियो पर बीबीसी से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन को कहा, उसे अंदर आने को कहो। लेकिन उसने दूसरे ही पल यह महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वह बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ले सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं रही। पता नहीं उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। मोहित ऐसा सोचता है कि भाई जयदेव आने वाला है, कुछ ले ही आता। खैर, अब मैं भूल गया तो मेरी वाइफ ने कुछ कर रखा है कि नहीं वो भी पता नहीं। पहचान रहे हो? जयदेव घर में एंट्री करते हुए, ड्राइंग रूम में एंट्री करते हुए पूछता है। पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और उसके बोलने वाले की और देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और उसके बोलने वाले
की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर कदम और बढ़ा दिया था, जब तक कि वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी। इसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज, दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं जान पड़ा। कमीज की कॉलर से जो सूरज झांक रही थी, उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका कोई तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया था। इस पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की कुछ मूछें उगी थी। माथे के ऊपर एक मस्सा और कनपटियों पर बेहतरीन ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए। ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। काफी बदल गया हूं ना, बैठो। मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर उसके बैठे जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी है। उस तस्वीर में 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना बहुत मुश्किल नहीं है, तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? इतने सालों में उसने जो इतने संघर्ष किए, उससे उसके जीवन का रंग रूप ही बदल गया और मोहित इतना आगे निकल गया, तो अब वो उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। उस जयदेव से आज के जयदेव को वो मिलान नहीं कर पा रहा है। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के ज़माने में हम जैसे लोगों के लिए चाय तो पियोगे ना। ओ सॉरी, मैं एक लाइन मेरी मिस हो गई है, सॉरी। तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाता है? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है? रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान लेता। भला आदमी आते ही शुरू हो गया था। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था कि पिताजी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा और बाकी तुम्हें पता ही है। अच्छी किस्मत और सिफारिश न हो तो आज के ज़माने में हम जैसे लोगों के लिए चाय तो पियोगे? चाय हाँ, लेकिन मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। विपिन, मोहित का नौकर। इसके साथ उसे ये सोच कर राहत मिली कि केक या मिठाई ना भी हो तो कोई खास बात नहीं, इसके लिए बिस्कुट ही काफी है। ओह, उस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा। तुम्हें क्या बताऊं, मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता, लेकिन उसने ऐसा कुछ बताया नहीं। LCM और GCM की बातें याद है? मोहित की इस बारे में पता न था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। LCM यानी PT मास्टर लालचंद मुखर्जी और GCM यानी गणित के टीचर गोपेंद्र चंद्र मितिर। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों की जबरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है? अपने होठों के कोने पर एक मीठी मुस्कान चिपकाकर मोहित ने जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य से ये सब तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर ये जयदेव ना हो तो इतनी बातों के बारे में इसे पता कैसे चले? स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, आने वाले ने बताया और फिर अफसोस जताया। वैसे दिन अब दोबारा कभी नहीं आएंगे भाई, लेकिन तुम तो लगभग मेरी उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना रह न पाया। मैं तुमसे कई 3-4 महीने छोटा ही हूँ, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो गंजे हो गए हो। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? आगंतुक ने बताया। हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों गंजे हो गए थे। सिर्फ 35 साल की उम्र में मेरे गाल धस गए। हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से, और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है? तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली, उसकी दलाली, किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना हमारे नसीब में कहाँ। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। कहते हैं कि ना देह धरेगा दंड, देखना है ये देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय ले आया। चाय के साथ संदेश और समोसा भी था। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा, लेकिन अपने सहपाठी की टूटी फूटी तस्वीर को देखकर वह क्या सोच रही होगी, इसका अंदाजा उसे नहीं हो पाया। तुम नहीं लोगे? आगंतुक ने पूछा। मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी पी है। संदेश तो ले लो। नहीं, तुम शुरू तो करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और
उसका एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला, बेटे का इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी ये है कि मोहित भाई मैं उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समय समझ नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मोहित समझ गया। उसके आने की पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि माजरा क्या है। आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना, आखिर ये कितनी रकम की मदद मांगेगा। अगर 20-25 रुपए दे देने पर भी पिंड छूट सके तो ये खुशकिस्मती होगी, और मगर ये मदद नहीं दी गई तो ये बला टल नहीं पाएगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है, अगर उसे कभी ये मदद ना मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा उड़ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया, इस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं है। वो अपने बचपन के दोस्त जयदेव के संग इसका कहीं मिलान नहीं कर पा रहा था। परिस्थितियों ने उसे इतना बदल दिया था कि वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते भरते आगंतुक ने आगे कहा, अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको। वेरी सॉरी। मोहित सीधा बोलता है, क्या? मोहित ने मनी मन ये सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं है, मैं कल आ सकता हूँ, मैं कलकत्ता के बाहर रहूँगा। वो कहता है कि मैं कल आके ले सकता हूँ, तो बोलता है नहीं, मैं कल कलकत्ता के बाहर रहूँगा, 3 दिन के बाद लौटूंगा, तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को? अगर तुम थोड़ी देर चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन कुछ ठान लिया था कि यह वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के 1000 तरीके से जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की कोई घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम था। वही सही, मैं रविवार को कितने बजे आऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने सबसे पहले ये तय कर रखा था कि वह अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनके बागान बाड़ी में जाकर सप्तांत मनाएगा। वहाँ 2 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही लौट कर आएगा। इसलिए यह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल ना पाएगा। इस बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जयदेवी है। अगर मोहित ने 2 टूक शब्द में उससे ना कह दिया होता, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कह सकते। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात न होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद उसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। आगंतुक ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा था कि कमरे में एक और सज्जन आ गए। ये मोहित के अंतरंग मित्र थे, वाणिकांत सेन, जो अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। इसके बाद यही ताश का अड्डा जमेगा। उनके और भी दोस्त आने वाले थे, सब यहाँ पे ताश खेलने वाले थे बैठ के। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नजरों से देखा। मोहित इसे भाप गया। आगंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह से टाल गया। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ, कहकर अजनबी आगंतुक उठ खड़ा हुआ। तू मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूंगा, जयदेव मोहित को कहता है। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाणिकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, ये आदमी तुमसे तू करके बात कर रहा था, बात क्या है? इतनी देर तक तुम ही कहता रहता था, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कह गया। कौन है ये आदमी? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक सेल्फ की ओर बढ़ गया और उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम निकाल लाया, पर इसका एक पन्ना उलटकर वाणिकांत को सामने बढ़ा दिया। यह तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद? हाँ, बॉटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे, मोहित ने बताया। ये 5 कौन कौन है? मुझे नहीं पहचान रहे। रुको जरा देखने तो दो। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नजदीक ले जाते ही बड़ी आसानी से वाणिकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाईं ओर खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नजदीक लाकर वाणिकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है वह भला आदमी, अभी अभी यहाँ से उड़ गया, मोहित ने बताया। स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है इसे। एल्बम को तेजी से बंद कर उसे सोफे पर फेंकते हुए वाणिकांत ने फिर कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। तुम ठीक कह रहे हो, मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में बताया। अरे थाने में खबर कर दो, वाणिकांत ने उसे सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोर लुटेरों और उच्चकों से डिपो से भरा पड़ा है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआड़ी बन जाना नामुमकिन, असंभव।
मतलब वो उनके बचपन के चेहरे को आज के जयदेव से बिल्कुल मिलान नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है, ये है ही नहीं वो, इसका बिल्कुल ही मेल ही नहीं खा रहा है। अरे थाने में खबर कर दो। वाणीकांत ने उसे सलाह दी। कलकत्ता वैसे चोर लुटेरों से भर गए, मैं पढ़ चुकी हूँ। मोहित हौले से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद यह इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएगा। अपने बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मच्छी, पोल्ट्री के ताजे अंडे और पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिए लगा ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे। कुछ कह कर गए हैं? जी नहीं, विपिन ने बताया। चलो जान बची। एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। अब वह नहीं आएगा, पिंड छूटा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था, विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ पुर्जा लाकर रख दिया। तहाया हुआ मतलब लपेटा हुआ, फोल्ड किया हुआ। बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन को उसके सामने एक और तया पुर्जा लाकर रख दिया। इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ सहायता के तौर पर, जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी, निराश नहीं करोगे। इस आशा के साथ इति तुम्हारा जय। मोहित समझ गया अब कोई चारा नहीं, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी ही पड़ेगी। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोरे को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा, उसके बाद कहा, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के किनारे अपने दोनों हाथों की गोद में रखकर बैठ गया। मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। उसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाले, इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे बैठक खाने में आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी संजय कुमार बोस। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से लेकर जाना। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कहाँ रखोगे? इधर ऊपर वाली जेब में। ट्राम से जाओगे या बस से? जी पैदल। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्जापुर स्ट्रीट में। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो, यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने के ऊपर अपने कमरे में चला आया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश। जय को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। जो सहपाठी उसने 30 साल पहले खो दिया था, जिस रंग रूप में, जिस वेशभूषा में, जिस डील डॉल चरित्र के साथ, वो सहपाठी अब उसने उसके बेटे संजय बोस के अंदर पाया। अथवा अदरवाइज तो वो यही सोच रहा था कि ये उसका दोस्त नहीं हो सकता, ये कोई चोर लुटेरा है जो ये सब जांच पड़ताल करके मेरे घर में आया है जयदेव का नाम लेकर। ठीक है, तो आज सहपाठी कहानी हम यही ख़त्म करते हैं, ख़त्म हो चुकी है और इसकी प्रश्नोत्तरी हम आज इसी वीडियो में करेंगे। इसी वीडियो के साथ में हम प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करेंगे। मैं इसी वीडियो के साथ में प्रश्नोत्तरी इसलिए कंप्लीट करवा रही हूँ कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ऑलरेडी मैं जो है कंटेंट लेट अपलोड कर रही हूँ, तो और ज़्यादा लेट ना हो आप लोगों के पढ़ाई में, स्टडी में लेट ना हो, तो मैं इसीलिए आज ही ये जो है कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं बिना किसी देरी किए बिना ही सहपाठी की प्रश्नोत्तरी शुरू कर रही हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। सहपाठी कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या सत्यजीत राय? सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ? 27 मई 1921, 3 मई 1921, 2 मई 1921 या 15 मई 1921? 2 मई 1921। अब नीचे के सभी प्रश्न उत्तर मैं 1 लाइनिंग दे रही हूं, आप लोग याद रखना, आपके प्रश्न उत्तर MCQ में आएंगे। सत्यजीत राय
के दादाजी का क्या नाम था? उपेंद्र किशोर राय। सत्यजीत राय के कितने भाई बहन थे? आंसर, सत्यजीत राय इकलौते थे। प्रश्न नंबर 5, सत्यजीत राय कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हुआ? आंसर, 3 वर्ष के थे। प्रश्न नंबर 6, सत्यजीत राय के पिता का क्या नाम था? आंसर, सुकुमार रॉय। प्रश्न नंबर 7, सत्यजीत राय की माता जी का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 7 का अर्थ है सुप्रभा रॉय। प्रश्न नंबर 8, सत्यजीत राय की मां किस में पारंगत थी? आंसर, रविंद्र संगीत में। प्रश्न नंबर 9, सत्यजीत राय के पिताजी कौन सी भाषा में बच्चों के लिए कविताएं लिखते थे? आंसर है बंगला भाषा में। सत्यजीत राय पर कौन कौन से चित्रकारों के प्रभाव पड़े? नंदलाल घोष और विनोद बिहारी मुखर्जी। सत्यजीत राय के दादाजी का क्या नाम था? उपेंद्र किशोर रॉय। सत्यजीत राय का व्यक्तित्व कैसा था? विविधमुखी, वर्सटाइल थे वो। व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 13, सत्यजीत राय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इसमें से एक ही आएगी, मैंने सारी लिख दी हैं। जो भी इसमें से एक आए उसमें आपको टिक करना है। फेलुदा एकर पीठे दुई, जखन छोटो छिलाम, आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स आदि। विषय चलचित्र, एक ही बोले शूटिंग। सत्यजीत राय को कौन कौन से पुरस्कार मिले? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट तथा भारत रत्न आदि। इसमें से एक ही पुरस्कार लिखा होगा, आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें से जो भी एक आपको सही लगे उसको आप टिक कर दीजिएगा। सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई? 23 अप्रैल 1992, 92। अरुणा कमरे में आकर मोहित से क्या कहती है? तुम्हारा फोन है। मोहित को कितने बजे फोन आता है? 9:15 बजे सुबह। तुम्हारा फोन सुनकर मोहित की क्या चढ़ जाती हैं? मोहित की त्योरियां चढ़ जाती हैं। मोहित की पत्नी का क्या नाम था? अरुणा। मोहित सरकार कितने बजे नियम से ऑफिस जाते थे? ठीक 9:30 बजे। मोहित सरकार को किसने फोन किया? जयदेव ने। मोहित ने कितने साल पहले स्कूल छोड़ा था? लगभग 30 साल पहले। मोहित सरकार की क्लास में कुल कितने लड़के थे? 40 लड़के होंगे। सौभाग्य से मोहित सरकार को किसका चेहरा याद रहा? जयदेव का। जयदेव और मोहित सरकार किस स्कूल में सहपाठी थे? बालीगंज स्कूल में। कौन क्लास में सबसे अव्वल लड़कों में था? जयदेव। मोहित सरकार की कार कौन से रंग की थी? आसमानी। मोहित सरकार अब किस पद पर कार्यरत थे? अफसर। बालीगंज स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? गिरीन्द्र सुर। जयदेव और मोहित किस कक्षा से साथ साथ पढ़े थे? 6ठी कक्षा से, क्लास 6 से। बालीगंज स्कूल में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर किस किस का कब्जा था? जयदेव, मोहित सरकार और शंकर का। मोहित सरकार के पिता पेशे से क्या थे? वकील। फुटबॉल में मोहित और जयदेव कौन कौन सी साइड के खिलाड़ी थे? मोहित राइट इन, जयदेव राइट आउट। पढ़ाई पूरी हो जाने पर मोहित की नियुक्ति कहाँ हो जाती है? एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में। जयदेव के पिताजी की नौकरी कैसी थी? बदली वाली। स्कूल की यादों में एक और सहपाठी कौन था? प्रज्ञान सेनगुप्त। मोहित ने पुरानी बातों को याद करते हुए क्या महसूस किया? बात की सच्चाई की गहराई को। जयदेव से मोहित सरकार की भेंट कितने सालों बाद हुई थी? 30 सालों बाद। मोहित का दफ्तर कहाँ था? सेंट्रल एवेन्यू में। मोहित सरकार को दफ्तर पहुंचने में कितनी देर हो गई? 3 मिनट। मोहित सरकार का घर किस जगह पर था? ली रोड। विपिन कौन था? मोहित सरकार का नौकर। विपिन ने मोहित के हाथों में ड्राइंग रूम में आकर क्या थमाया? पुस्तिका से फाड़े गए पन्ने का पुर्जा। जयदेव द्वारा मोहित को दिए पुर्जे पर क्या लिखा था? जयदेव घोष एज पर अपॉइंटमेंट। रेडियो पर बीबीसी से खबरों का सुनना बंद कर मोहित ने विपिन से क्या कहा? उसे अंदर आने को कहो। दफ्तर से लौटते वक्त मोहित सरकार जयदेव की आवाभगत के लिए क्या ला सकता था? केक और पेस्ट्री पार्क स्ट्रीट से। पहचान रहे हो ना किसका कथन था? जयदेव का। जयदेव ने क्या पहन रखा था? ढीली ढाली सूती पतलून और घटिया छापे वाली सूती कमीज। कमीज की कॉलर से क्या झांक रही थी? सूरत। किसकी? जयदेव की।
काफ़ी बदल गया हूँ ना, किसने कहा था? जयदेव बोस ने। ये सब मैं इतनी जल्दी इसीलिए पढ़वा रही हूँ और एक ही वीडियो में मैंने दोनों कंटेंट एक साथ में इसीलिए अपलोड कर दिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये कंटेंट मिलने में लेट ना हो जाए। अदरवाइज़ मैं अपने फ़ायदे के लिए कंटेंट बाद में भी कर सकती थी अपलोड, लेकिन मेरे को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जब आप लोगों को समय पर कंटेंट नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा। टीचर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपने स्टूडेंट तक, अपने शिष्य तक समय पर उस चीज़ को पहुंचाए। तो इसीलिए मैं एग्ज़ाम आने वाले उससे पहले ये कंटेंट अपलोड करना चाहती थी और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने आज टाइम पर ये कंटेंट अपलोड कर दिया है। ठीक है, मैंने इसीलिए एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो एक साथ में अपलोड करना है। मोहित की स्कूल में LCM कहकर किसे पुकारा जाता था? पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी को। मोहित की स्कूल में GCM कहकर किसे संबोधित किया जाता था? गोपेंद्र चंद्र मित्र गणित के टीचर को। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीरें किस में पड़ी थी? एल्बम में। मोहित और जयदेव ने स्कूल में कितने वर्ष एक साथ बिताए थे? 5 साल। जयदेव पिछले 7 सालों से कहाँ काम करता था? एक कारखाने में। विपिन जयदेव के लिए नाश्ते में क्या लाया? चाय, समोसा और संदेश। मोहित से जयदेव ने कितने पैसे मांगे? 100 या 150 रुपए। जयदेव ने अपनी हालत की वजह क्या बताई? परेशानी और तनाव। मोहित ने जयदेव को पैसे लेने के लिए कब आने को कहा? रविवार की सुबह को। शुक्रवार को ईद की छुट्टी के दिन मोहित अपनी पत्नी के साथ कहाँ गए थे? बरुईपुर के एक मित्र के बगान बाड़ी में। मोहित सरकार के अंतरंग मित्र कौन थे? वाणिकांत सेन। तू मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूंगा, किसने कहा? जयदेव ने मोहित सरकार से कहा। वाणिकांत ने मोहित के जयदेव को देखकर क्या बताया? 30-32 बार रेस कोर्स में देखा होगा इस आदमी को। रविवार की रात को जयदेव ने पैसे लेने के लिए किसे भेजा? अपने बेटे संजय बोस को। जयदेव बोस घर कहाँ था? मिर्जापुर स्ट्रीट। संजय कुमार बोस की उम्र लगभग कितनी थी? 13-14 वर्ष। मोहित ने संजय बोस को कितने पैसे दिए? 200 रुपए, 50-50 के 4 नोट। मोहित ने अपने सहपाठी जयदेव को फिर से किसके रूप में पाया? जयदेव के बेटे संजय बोस में। सहपाठी कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया है? डॉक्टर रंजीत साहा ने। ये बंगाली में थी कहानी, इसका रंजीत साहा ने हिंदी में अनुवाद किया है। सहपाठी कहानी सत्यजीत राय द्वारा किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। तो इसी के साथ आज ये सहपाठी पाठ का एक्सप्लेनेशन और प्रश्नोत्तरी का वीडियो कंप्लीट होता है और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं और जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूं। आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये मेरी विश पूरी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप लोग अच्छा स्कोर गेन करेंगे एग्ज़ाम में। और इसी उम्मीद के साथ में वीडियो मैं पॉज करती हूँ और प्लीज़ वीडियो बंद करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। और एक बात प्लीज़, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, बाय।